जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साथियों, आज जो पढ़ने वाले मेरे साथियों हिंदी की शिक्षण विधियाँ रीट 2025 में, उसमें एक तो वाचन विधि पढ़ेंगे। हाँ, इसके बाद पढ़ेंगे अपन दूरस्थ विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, सस्वर वाचन, मौन वाचन, समवेत वाचन, व्यक्तिगत वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और मौन वाचन। इन सभी के बारे में आज जो पढ़ने वाले हैं। और साथियों, शिक्षण विधियाँ की मात्र 3 से 4 क्लास है जिसमें पूरी शिक्षण विधियाँ हैं, और इसमें आपके 30 नंबर पक्के हैं, यानी 15 नंबर हिंदी के और 15 नंबर संस्कृत के। सेम, दोनों में सेम विधियाँ, बस संस्कृत में ये है कि उसकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत लैंग्वेज है और हिंदी की हिंदी लैंग्वेज है। बाकी उसमें वही दूरस्थ विधि है, वही भाषा शिक्षण यंत्र विधि है, वह स्वर वाचन, वही मौन वाचन, सब कुछ वही है संस्कृत और हिंदी में, केवल भाषा का अंतर है साथियों। तो शुरू करते हैं साथियों आज की क्लास को। और आज की क्लास को शुरू करने के पहले साथियों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मेरी आपसे आशा करता हूँ कि आप जिस चैनल पर ये क्लास देख रहे हैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे साथियों, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि आपके पास हर क्लास पहुंच सके साथियों। अब देखिए, पहली जो पढ़ने वाले हैं वो विधि है भाषा शिक्षण यंत्र विधि। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है नी, ये भाषा शिक्षण यंत्र विधि, इस पद से ही आप देखिए, भाषा सिखाने के लिए शिक्षण में यंत्रों का प्रयोग करना ही भाषा शिक्षण विधि। एक बार पुनः देखिए, भाषा सिखाने के लिए शिक्षण में यंत्रों का प्रयोग करना ही भाषा शिक्षण यंत्र विधि या यंत्र प्रणाली है। जैसे इस विधि में यंत्रों के माध्यम से भाषा का ज्ञान दिया जाता है। किसका? यंत्रों के माध्यम से भाषा का ज्ञान दिया जाता है, वही भाषा शिक्षण यंत्र विधि है। इस विधि में मुख्यतः 4 प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पर साथियों एक ग्रामोफोन है या ग्रांथिफोन है। ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्ड है, वर्ण चित्र और सहायक पुस्तक है। अब देखिएगा, यानी याद रखिए, एक ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्ड, वर्ण चित्र और सहायक पुस्तक, इन 4 का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में अध्यापन कार्य कराते समय विषय वस्तु से संबंधित चित्र को कक्षा में टांग दिया जाता है। यानी कि हमें पढ़ाना है राजस्थान की भौतिक स्थिति, तो कक्षा में राजस्थान की भौतिक स्थिति, भौतिक स्वरूप का साथियों क्या टांग दिया जाता है? चित्र टांग दिया जाता है, और उस चित्र के माध्यम से फिर छात्रों को साथियों पढ़ाया जाता है। तो ये भाषा शिक्षण यंत्र विधि है साथियों। टेप रिकॉर्ड को चालू कर दिया जाता है और बच्चे ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। किसको? यानी कि एक बार तो कक्षा में क्या टांग दिया जाता है? चित्र टांग दिया जाता है, फिर टेप रिकॉर्ड को चालू कर दिया जाता है और फिर बच्चे होते हैं वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अध्यापक वर्ण चित्र पर संकेत की सहायता से बच्चों का ध्यान आकर्षित करता है। यानी कि मान लेते हैं इसमें जैसे जैसलमेर और टेप रिकॉर्ड बोलता है, तो अध्यापक होता है वो जैसलमेर जिले पर संकेत करता है, और बच्चे फिर जानते हैं कि यहाँ पर जैसलमेर है, यहाँ पर धौलपुर है, यहाँ पर गंगानगर है, यहाँ पर बांसवाड़ा है। ऐसे साथियों फिर वो अध्यापक पढ़ाता है। इस विधि में बालकों की कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया दोनों सक्रिय रहती है, और जो सक्रिय, जिसमें छात्र सक्रिय रहता है वह विधि साथियों वैज्ञानिक विधि होती है, मनोवैज्ञानिक विधि होती है। एकाधिक इंद्रियों के सहयोग से प्राप्त ज्ञान कैसा होता है? स्थायी होता है। यानी इंद्रियों से अपन जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह ज्ञान मेरे साथियों स्थायी होता है। अंत में अध्यापक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पाठ की पुनरावृत्ति करवाता है। पाठ समाप्त करने से पूर्व सभी छात्र वर्णन को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं, और छात्रों का अनुकरण शुद्ध करवाने के लिए लिंग्वाफोन का प्रयोग किया जाता है। और यही भाषण शिक्षण यंत्र विधि है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि है। ऐसी विधि जिसमें भाषा सिखाने के लिए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, वह भाषा शिक्षण विधि कहलाती है। अब आती है मेरे साथियों वाचन विधि। वाचन को पठन भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना, जिसे मैं पढ़ता हूँ तो उसे वाचन भी कहते हैं और उसे पठन भी कहते हैं। पूर्व श्रुत ध्वनि प्रतीकों को देखकर ध्वन्यात्मक रूप देना पठन कहलाता है। यानी कि पहले से ध्वनियाँ जो अपन ने सुन रखी है, उन ध्वनियों को देखकर उनको ध्वन्यात्मक रूप देना, उनको पढ़ना ही पठन कहलाता है। जैसे साथियों ये वाचन को पठन कहते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, और आप फिर पढ़ते हैं वाचन को पठन कहते हैं, तो यही पठन कहलाता है, यही वाचन कहलाता है।
पठन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक होता है सस्वर वाचन, एक होता है साथियों मौन वाचन। क्या? एक होता है सस्वर वाचन, एक होता है साथियों मौन वाचन। पहला अपन देखते हैं सस्वर वाचन साथियों। सस्वर वाचन जो होता है, सस्वर वाचन बोलते हुए पढ़ना सस्वर वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन दो प्रकार का होता है, एक होता है समवेत वाचन, एक होता है साथियों व्यक्तिगत वाचन। समवेत वाचन किसे कहते हैं और व्यक्ति, पहली बात है कि सस्वर वाचन होता है ना, वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक समवेत वाचन, व्यक्तिगत। अब देखिए पहला समवेत वाचन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या छात्र एक साथ बोलते हुए पढ़ते हैं तो उसे समवेत सस्वर वाचन कहते हैं। सुनिएगा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या छात्र एक साथ बोलते हुए पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समवेत सस्वर वाचन कहते हैं। छोटी कक्षाओं में 2 से 3 में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है और किया जाना चाहिए, यानी 1 से 3 तक कक्षा में इसका वाचन करना, इसका प्रयोग करना चाहिए, इसके बाद इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसे कहते हैं समवेत वाचन साथियों। आगे हम बात करते हैं। समवेत सस्वर वाचन के माध्यम से छात्रों को प्रेरित किया जाता है, किंतु कक्षा 3 के बाद इसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए। एग्जाम में यदि आपके प्रश्न आते हैं सस्वर वाचन का प्रयोग कहाँ तक करवाना चाहिए, तो कक्षा 3 तक ही करना चाहिए। कक्षा 3 के बाद इसके प्रयोग को सर्वदा ही बंद कर देना चाहिए। इसके माध्यम से बालकों को की उच्चारण अशुद्धियों का निदान नहीं हो पाता है, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। कैसे? मान लीजिए कि मैं पहले बोल रहा हूँ कि भारत है, राजस्थान की आकृति पतंगाकार या पतंगाकार है। अब सब बालक इसमें बोलते हैं, अब कोई पतंगकार को पतंगार या पतंगुगार या से कुछ अशुद्ध बोलते हैं तो उसको पता ही नहीं लगता है। इसलिए इसमें अशुद्ध जो शुद्धियाँ होती है उच्चारण की, उनको दूर नहीं किया जा सकता है। अगला आता है अपने व्यक्तिगत वाचन। जब एक व्यक्ति बोलते हुए पढ़ता है तो उसे व्यक्तिगत सस्वर वाचन कहते हैं। इसके दो भेद है, एक आदर्श वाचन है, एक अनुकरण वाचन है। जब एक व्यक्ति बोलते हुए पढ़ता है तो उसे व्यक्तिगत सस्वर वाचन कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक आदर्श वाचन होता है, एक होता है अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन, अध्यापक अध्यापक द्वारा ले, यति, गति, आरोह, अवरोह पूर्वक भावानुकूल स्वर में किया गया वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। इसके माध्यम से अध्यापक छात्रों के सामने आदर्श प्रस्तुत करता है। क्या? आदर्श वाचन किसे कहते हैं? अध्यापक द्वारा एक तो ले, गति, यति, आरोह, अवरोह है पूर्वक भावानुकूल स्वर में किया गया वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। यानी कि यदि वो गीत है तो गीत को गीत में पढ़ना, कविता है तो कविता को कविता जैसी ही पढ़ना, उसमें वीर रस है तो वीर रस के माध्यम से पढ़ना, जिस रस है उसी रस के उसको पढ़ना, तो वह आदर्श वाचन कहलाता है। इसके माध्यम से अध्यापक छात्रों के सामने आदर्श प्रस्तुत करता है। फिर आता है अनुकरण वाचन। छात्रों द्वारा बोलकर किया जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। छात्र इसके माध्यम से पढ़ने का अभ्यास करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, छात्र इसके माध्यम से पढ़ने का अभ्यास करते हैं। फिर विद्यार्थी बोलते हैं छात्र इसके माध्यम से पढ़ने का अभ्यास करते हैं। मैं बोलता हूँ के, का, फिर अध्यापक बोलते हैं के, का। ये आदर्श, ये अनुकरण वाचन है। ठीक है, मेरा बोलना के और का ये तो है आदर्श, और यदि छात्र बोलते हैं के और का तो ये हो गया अनुकरण वाचन साथियों। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं। अब आता है मौन वाचन। बिना होठ हिलाए मन ही मन पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, मौन वाचन किसे कहते हैं? यानी कि अपने दोनों जो होठ है, अधर हदर है, उन दोनों अधरों को बिल्कुल भी नहीं हिलाना मौन वाचन कहलाता है। यदि आपके होठ हिलते हैं पढ़ते समय तो वो मौन वाचन नहीं होता है। छोटी कक्षा में इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, कक्षा 3 के बाद इसका प्रयोग करना चाहिए। अब देखिएगा साथियों, जो समवेत वाचन होता है उसका तो कक्षा 3 के बाद प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए, और मौन वाचन होता है उसका प्रयोग कक्षा 3 के बाद करना चाहिए। विचार विश्लेषणात्मक व बोध प्रश्नों के बाद मौन वाचन किया जाता है। यह भी ध्यान रखना, दो प्रकार के प्रश्न करने, एक तो विचार विश्लेषणात्मक और एक बोध प्रश्न। ये करने के बाद ही हमें मौन वाचन का प्रयोग करना चाहिए। बिना थके, अब इसके गुण देखिए, बिना थके लंबे समय तक पढ़ना संभव है किसी में? मौन वाचन में। यदि हम, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे यदि आप पढ़ेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे। और बिना होठ हिलाए मौन वाचन आप करते हैं तो आप लगातार 10 घंटे तक भी, 12 घंटे तक भी लगातार पढ़ सकते हैं। सो गति से पढ़ना संभव है, तेजी से पढ़ना और समझते हुए पढ़ना ही संभव है साथियों।
इसमें एक चिंतनशीलता का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, ग्रहण शक्ति का विकास होता है, एकाग्रता का विकास होता है, आदि गुणों का इसमें विकास होता है साथियों। चिंतनशीलता का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, ग्रहणशीलता का विकास होता है, एकाग्रता का विकास होता है, सभी का साथियों इसमें विकास होता है। अगली विधि आती है अपनी, वो आती है साथियों दूरदर्शन विधि, दूरस्थ विधि। क्या कहते हैं? दूरस्थ विधि, यानी दूर रहकर पढ़ना, वो कहलाती है दूरस्थ विधि। इस विधि को साथियों टेली टीचिंग मेथड भी कहते हैं, दूरदर्शन प्रणाली भी कहते हैं, इसे डिस्टेंट प्रणाली भी आदि नामों से जाना जाता है। याद रखना, ये सभी दूरस्थ प्रणाली के नाम है। इसे ग्रह अध्ययन विधि, ये ग्रह साथियों ऐसे लिखते हैं, घर ऐसे लिखते हैं, और ये जो ग्रह लिखा रहा है ना, इसका अर्थ होता है नक्षत्र। क्या होता है? नक्षत्र। तो इसे ग्रह यानी कि ये ग्रह अध्ययन विधि भी कहते हैं। अमेरिका में इसे स्वतंत्र अध्ययन विधि कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसे बाह्य अध्ययन विधि कहते हैं साथियों। अन्य नाम की बात करते हैं, इसे पत्राचार पाठ्यक्रम भी कहते हैं, खुला विश्वविद्यालय अध्ययन भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं, मुक्त विधि अधिगम भी कहते हैं, इसे बहुमाध्यम अध्ययन भी कहते हैं। ये आदि दूरस्थ विधि के क्या है साथियों? नाम है। इस विधि का प्रयोग उन छात्रों के लिए किया जाता है जो पारिवारिक या आर्थिक कारणों से शिक्षण संस्थाओं तक जाकर शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए साथियों इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसे छात्र छात्राएं जो किसी कारणवश विद्यालय तक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, यानी विद्यालय की चार दीवारी के अंदर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे छात्रों के लिए साथियों दूरस्थ शिक्षा प्रणाली एक वरदान साबित हुई है साथियों। दूरस्थ शिक्षा ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्ति प्रदान करने की एक नवीन तथा उभरी हुई शिक्षण प्रणाली है जो दूरस्थ लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराती है। ये परिभाषा साथियों पीटर्स की है, आपको ध्यान में रखना है। इस विधि में अध्ययन सामग्री डाक द्वारा छात्र घर भेज दी जाती है। छात्र इस अध्ययन सामग्री का अध्ययन कर सत्रीय कार्य तैयार करता है। सत्रांग में परीक्षा का आयोजन किया जाए। सत्रांग नहीं साथियों, ने सत्रांत है, यानी सत्र के अंत में, वर्ष के अंत में परीक्षा का आयोजन किया जाता है, और सत्रांक और मुख्य परीक्षा के अंकों को योग कर परिणाम तैयार किया जाता है। यानी कि ध्यान रखिएगा, जो वर्ष के अंत में एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, उसमें जो अंक आते हैं उन अंकों का आधार पर सत्रांकों का निर्धारण किया जाता है, और फिर सत्रांक और परीक्षा में आए अंकों को जोड़कर साथियों परिणाम घोषित किया जाता है। इस विधि द्वारा प्राप्ति उपाधि अन्य उपाधियों से समकक्ष होती है। यानी कि आपने यदि 10वीं कक्षा स्कूल से प्राप्त की है और किसी ने 10वीं कक्षा साथियों इस दूरस्थ प्रणाली या ओपन शिक्षा से ग्रहण की है, तो दोनों की मान्यता समान रहेगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अवसरों की सीमा नहीं होती, यानी कितने, यानी कि आप 10 2 3 4 5 10 अवसर तक आप साथियों कक्षा यानी कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं, ये इसमें सुविधा है। विद्यालय स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, और अकादमिक एवं व्यावसायिक दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं साथियों, इसमें यह भी ध्यान रखना। पहले बात तो अवसरों की कोई सीमा नहीं होती है, सब इसकी जो उपाधि प्राप्त होती है वो सभी के समान होती है। विद्यालय स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षण प्रणाली की जाती है। एकाडमिक व्यावसायिक दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम इससे संचालित होते हैं, और समस्त राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और निम्न से अर्थात राष्ट्रीय मुक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल विश्वविद्यालय संगठन विद्यालय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का शिक्षा प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित करती है, और राजस्थान में 1997 में यानी कि VMO यानी कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दूरस्थ प्रणाली से शिक्षा दे रहा है। वर्तमान में कई सरकारी व निजी विश्वविद्यालय दूरस्थ प्रणाली द्वारा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं साथियों। आगे, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली स्वाध्याय प्रवृत्ति का विकास करती है, क्योंकि इसमें अध्यापक तो अपने सामने होता ही नहीं। शिक्षा के सार्वजनिक में इस प्रणाली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा से जोड़ने का ये क्या है, श्रेष्ठ माध्यम है साथियों। कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के में स्पर्श शिविरों का आयोजन करके छात्रों को विशेष विषयों का मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। ये एग्जाम आया है, कौन सी विधि में स्पर्श शिविरों का आयोजन किया जाता है, तो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में स्पर्श शिविरों का आयोजन किया जाता है। लेकिन आप साथियों आजकल जो यूट्यूब के माध्यम से अध्ययन चल रहा है, उसने ये दूरस्थ शिक्षा विधि में भी बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। वर्तमान में शैक्षिक तकनीक का प्रयोग कर इसको दिन प्रतिदिन व्यापकता प्रदान की जा रही है। ई बुक, लाइब्रेरी, ई लर्निंग, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन आदि साधनों का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा हेतु किया
जा रहा है, इसमें आप साथियों यूट्यूब भी जोड़ लीजिएगा। इस विधि में अध्यापक और छात्रों के मध्य निकटवर्ती संबंध नहीं होता है। यही इस विधि की सबसे प्रमुख साथियों अवगुण है कि इसमें अध्यापक और छात्रों का कोई संबंध नहीं होता है। और ये यूट्यूब में जो शिक्षण होता है उसमें भी साथियों यही सबसे बड़ी समस्या है। दूरस्थ शिक्षा स्व अन्वेषण की सामग्री पर आधारित है। ये संप्रदाय माइकल युंग के विचारों पर आधारित है, ये भी ध्यान रखना। भारत में सर्वप्रथम दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग श्री गणेश दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया, परंतु पहला कोला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। इस प्रकार से आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। कल दल शिक्षण पढ़ेंगे साथियों। क्या दल शिक्षण? अब उम्मीद करता हूं साथियों कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया साथियों तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा साथियों, ताकि मेरे साथियों आपके पास मेरी हर क्लास पहुंच सके और आप रीड की शिक्षण विधियां पूरी बेहतरीन रूप से आप पढ़ सके। तो मिलते हैं मेरे साथियों कल अगली क्लास में। राम राम, जय हिंद साथियों।